चैप्टर 7 एडी संडे 30 सितंबर। यहाँ चर्च में और मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था वो सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इन सब पे कैसे रिएक्ट करूँ। इसी हड़बड़ी में मेरी नज़र जैक पे गई। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कह पाती, मेरे पीछे से आने वाली एक आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हेलो एडी, मैं हूँ डिटेक्टिव लॉरा व्हीलर, बेव्यू पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं यहाँ तुमसे साइमन से रिलेटेड कुछ पूछताछ करने आई हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम कॉपरेट करो और मेरे साथ चलो। उनकी ये बात एक रिक्वेस्ट से ज़्यादा एक ऑर्डर लग रही थी, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और मुझे बेमन के साथ उनके साथ जाना पड़ा। हमारे पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे लग रहा था कि ये लोग अब शायद मेरे साथ गुड कॉप बैड कॉप वाला गेम खेलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे वहाँ कमरे में अकेला छोड़कर वो खुद बाहर चली गई और जब वो वापस आई तो उनके साथ एक लेडीज़ और थी, जिसका इंट्रोडक्शन कराते हुए उन्होंने मुझे बताया, तो एडी ये है लॉर्ना शॉलोप। हमारी पूछताछ के दौरान ये यहाँ तुम्हारे गार्जियन की हैसियत से हैं। अब हम तुमसे सवाल जवाब करना शुरू करते हैं और याद रहे ये कोई ऑफिशियल इंटरोगेशन नहीं है, तो तुम जब चाहो यहाँ से जा सकती हो। मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन अगर इन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे किसी पे शक है तो मैं सबसे पहले बिना सोचे नाम लेने वाली हूँ ब्राउनलिन का। मैं अभी अपने दिमाग में ये सब सोच ही रही थी कि उन्होंने मुझे अपना लैपटॉप की स्क्रीन दिखाते हुए पूछा, तो एडी तुम इन सब के बारे में कितना जानती हो। पहली नज़र में तो वो मुझे किसी ब्लॉग का एडमिन पैनल लग रहा था, जहाँ एक पोस्ट शेड्यूल थी। उसमें लिखा था, वेल वेल वेल, तो आज पहली बार इस ब्लॉग पे बात होने जा रही है हमारे स्कूल की मिस परफेक्ट के बारे में, जिसे मैं बी कहना चाहूँगा। कौन सोच सकता है कि स्कूल की इतनी होनहार स्टूडेंट जो येल जाने के सपने देखती हो, वो मिस्टर सी के गूगल ड्राइव से केमिस्ट्री के पेपर चुरा सकती है, एग्ज़ाम में चीटिंग कर सकती है। दूसरा नंबर है एनएम का, जिसकी वजह से पूरा स्कूल आधे नशे में रहता है। कोई उसके पैरोल ऑफिसर को बताओ यार, ये सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे स्कूल के सबसे चहीते सीसी के बारे में। क्या किसी ने कुछ नोटिस किया उसकी परफॉर्मेंस के बारे में? क्या कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा कि अचानक से उसकी गेम में इतना बूस्ट कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा हो? और इन सब के बीच हम हमारे स्कूल के परफेक्ट कपल एपी और जेआर को कैसे भूल सकते हैं? वैसे आजकल उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना? शायद हो सकता है कि एपी ने जेआर के बेस्ट फ्रेंड टीजे के साथ रहने का मन बना लिया। किसे पता, कुछ भी हो सकता है। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मेरी इसी डर और चिंता को भांपते हुए डिटेक्टिव ने मुझसे कहा, डरो मत, ये अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन इतना तो तुम भी समझ चुकी होगी कि इस पोस्ट में जिनके नाम लिखे हैं वो चारों उस दिन उस रूम में साइमन के साथ मौजूद थे। एपी यानी एडी प्रेंटिस, सीसी यानी कूपर टी, एनएम मतलब नेट मैकॉले और बी का मतलब है ब्राउनन। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? तुम चारों के पास साइमन को मारने की एक ठोस वजह थी और तुम चारों एक साथ उस रूम में मौजूद भी थे। हो सकता है तुम चारों ने मिलकर उसे मारो, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन्हीं लोगों ने उसे मारा हो और तुम्हारा मुंह डरा धमका के बंद करवा दिया गया हो। देखो डरो नहीं, पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें जो भी पता है हमें सब कुछ सच सच बता दो। साइमन तुम्हारा क्लासमेट था, क्या तुम नहीं चाहती कि उसे इंसाफ मिले? क्या तुम्हें नहीं लगता कि साइमन के घर वालों को पूरा पूरा हक है ये जानने का कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हुआ था? सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ था, और न जाने क्या क्या कहकर पुलिस वालों ने मुझ पर इमोशनल प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश करी। मैं उनके सवालों में अब धीरे धीरे फंसती जा रही थी कि तभी मुझे याद आया कि उन्होंने मुझसे इंटरोगेशन शुरू करने से पहले क्या कहा था कि ये कोई ऑफिशियल इंट्रोडक्शन नहीं है, तो तुम जब चाहे यहाँ से जा सकती हो। मैंने मेरे शरीर की बची हुई सारी हिम्मत इकट्ठा करी और वहाँ से जाने लगी। मेरे जाते जाते डिटेक्टिव ने एक आखिरी कोशिश करते हुए मुझे फिर से रोकना चाहा, पर अब मैं रुकने वाली नहीं थी। मैं स्टेशन से बाहर आ गई और बिना कुछ सोचे समझे एस्टन को फ़ोन लगाया और उससे कहा, एस्टन मुझे मदद चाहिए। कूपर, 30 सितंबर संडे। मेरी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रह गई।
जब डिटेक्टिव चैंग ने मुझे वो पोस्ट दिखाई थी। मैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बता सकता था कि वो सब चीज़ें किस किस के बारे में लिखी गई थी, लेकिन मेरे बारे में वो नहीं लिखा था जिसका मुझे डर था। यानी मेरा राज अभी तक एक राज ही है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें हमारे बैग्स में से मिले सेलफोन से किसी भी तरह के कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे, जिसे सुन के मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे इस केस से रिलेटेड अपनी थ्योरी भी बताई, जिसके हिसाब से हम सब ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिर उसके बाद डिटेक्टिव चैंग ने मुझे सरकारी गवाह बनाने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह मैं उनका साथ देने के लिए मान जाऊं, लेकिन मुझे खुद कुछ पता होता तो मैं उन्हें कुछ बता पाता ना। लेकिन डिटेक्टिव चैंग ने तो जैसे ज़िद पकड़ रखी थी मुझसे अपनी बात मनवाने की। मैं अब उनके सवालों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे डैड से बात करनी है। उन्होंने फ़ोन मिलाया और मैंने मेरे डैड को पूरी बात बताई। उसके बाद जाके कहीं मुझे उनकी इस बकवास पूछताछ से छुटकारा मिला।